वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि सभी लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं आप सीख पाएंगे अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो। इसीलिए जो भी वीडियो देखिए आप पूरा देखिए, क्योंकि जो भी मुख्य चीज़ें होती हैं वो बीच में ही बताया जाता है। शुरू में क्या होता है उसके इंडेक्शन बता दिए जाते हैं, फिर उसके बीच में आप लोग नहीं समझ पाते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आप लोग को क्या होना चाहिए, उसको पता करने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आप सभी को। वीडियो अच्छा लगेगा ये मेरा वादा आप सभी से। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं जंतुओं में पोषण। आज का टॉपिक क्या है? जंतुओं में पोषण। अब उसमें जो हेडिंग हम देखने वाले हैं आज का, इसके पहले आपने देखा पोषण, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे इगेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो आप देख पा रहे हैं हेडिंग वहाँ पड़ा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके पद होते हैं। तो पोषण क्रिया के निम्न पद हैं। पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ये तो आपने सिंपली परिभाषा देखा। पोषण की क्रिया में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से निम्न पद हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके लिए कई स्टेप आते हैं। क्या भोजन जो खाते हैं वो तुरंत अवशोषित हो जाता है क्या? बड़े बड़े आप खाते हैं, इसमें जो भी होता है, गाजर खाते हैं और भी से चावल हो गया और दाल हो गया, आदि चीज़ें खाते हैं आप, तो शरीर में जाने के बाद वो क्या होता है? आप कभी सोचिए ये बात? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा आपने। तो इस वीडियो में यही देखेंगे हम कि वो भोजन जो हम खा रहे होते हैं वो डायरेक्ट पाचन क्यों नहीं होता है, डायरेक्ट अवशोषित क्यों नहीं होते हैं, स्लोली होता है, धीरे धीरे उनका पाचन होता है। किसी भी जंतुओं की बात करते हैं, जंतु कौन होना चाहिए? होलोजोइक, जो न्यूट्रिशन करते हैं वो, जैसे मानव हो गया और जंतु हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मानव हो गया, फिर अमीबा हो गया, और भी इसमें जंतुएं हैं जो क्या करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें पहला जो टॉपिक इसमें है, पोषण की क्रियाओं के निम्न पद हैं। अब इसमें पहला जो पढ़ेंगे आप अंतर्ग्रहण पढ़ेंगे, दूसरा जो पढ़ेंगे पाचन पढ़ेंगे, डाइजेशन क्या होता है, तीसरा पद है अवशोषण, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, चौथा पद है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं, और पांचवा परिक्षेपण, जिसे हम लोग इगेशन या इसको उत्सर्जन या एक्सक्रीशन भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अंतःग्रहण। इगेशन क्या है? इगेशन का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझिए। अंतःग्रहण, अंत मतलब अंदर की तरफ, ग्रहण मतलब ले लेना, यानी भोजन को अंदर ले लेना। परिभाषा में भी यही चीजें बताई गई हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इस चीज को समझने से पहले हम बता दें, शरीर के बारे में सभी को पता है। जीवों के अलग अलग शरीर होते हैं, जीवों के अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, क्योंकि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। डाइवर्सिटी सभी जीवों में पाई जाती है, एक दूसरे के बीच होता भिन्नता पाई जाती है, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता। तो जब शरीर में भोजन पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रक्रम अंतःग्रहण कहलाते हैं। भोजन को आपने लिया, अब कैसे लिया वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। कैसे वो ग्रहण किया वो डिपेंड करता है किसके पे? ऑर्गेनिज्म में। आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स भी कुछ, कि सभी जीव जो होते हैं वो भोजन का ग्रहण किस प्रकार करते हैं, क्योंकि जंतु जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट। इसी के लिए आप इसमें क्या होगा देखेंगे कि कैसे वो भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। भोजन के ग्रहण कर रहे हैं तो किसके द्वारा कर रहे हैं? कोई बाय हैंड से माउथ में लेकर के कर रहा है, कोई सीटोपोडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई टेंटिकल्स के माध्यम से कर रहा है, कोई चोंच के माध्यम से कर रहा है। अलग अलग जंतु जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से या अलग अलग प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जब शरीर में भोजन पहुंच जाते हैं तो ऐसे प्रक्रम अंतःग्रहण कहलाते हैं, इगेशन कहलाते हैं। विभिन्न जीवों में अंतःग्रहण एवं पाचन तंत्र अलग अलग होते हैं, यानी इनके शरीर के आंतरिक जो बनावट होती है वो क्या होता है, डिफरेंट वे होते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है। उनके पाचन तंत्र में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। आइए एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमीबा। अमीबा क्या है भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटिस्टा जगत का एक जंतु होता है जो एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोट होता है।
आई मीन उसके जो सेल्स होते हैं एक ही प्रकार की जो उसके बॉडी होती है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। सो क्या होता है वो एक कोशिकीय होते हैं, और जो होता है यूकैरियोट का मतलब उसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और अब प्रोटिस्टा जगत के ऐसे जंतु हैं जिनमें क्या होता है यूकैरियोट पाया जाता है। वैसे तो इनको जंतु में नहीं रखा गया क्योंकि जंतुओं का लक्षण होता है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होता है, जबकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। बस इतना ही फर्क होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी यूकैरियोट तो ये भी होते हैं। सो ये अमीबा क्या होता है? अमीबा एक प्रकार का जंतु मानते हैं हम लोग उसको, एक प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोट होता है। ये नदी तालाब पोखरों आई मीन फ्रेश वाटर या कह सकते हैं धूसर जल, या जिसे हम नदी तालाब पोखरा आदि कहते हैं, लेक्स पॉन्ड रिवर वगैरह में आदि में ये पाए जाते हैं। सो उसमें पाए जाते हैं ये रिवर वगैरह में, नदियों में फ्रेश वाटर, यानी ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जल के बाहर ये नहीं रहते। जल के बाहर भी रहते हैं, कुछ जंतु भी जल के बाहर रहते हैं, जैसे सॉइल में रहते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, सॉइल में रहता है जो पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। सो अलग अलग प्रकार के अमीबा, उनकी जातियां अलग अलग प्रकार की हैं। तो कभी सोचा आपने अमीबा जो होता है वो भोजन का ग्रहण कैसे करता है? क्योंकि अमीबा भी क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अभी मैंने इसके पहले बताया अमीबा भी कौन सा करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अमीबा भी क्या करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, यानी उसमें कूटपाद होता है। क्या होता है? कूटपाद होता है। इसमें हम इसको देख लेते हैं कूटपाद कैसे होते हैं। कूटपाद को आपको देखने के लिए पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है अमीबा का? सो आइए अमीबा का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसके होते हैं। स्ट्रक्चर आप कैसे भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अनियमित आकार का होता है। इसका जो गुण होता है ये क्या होता है? अनियमित आकार का होता है। कुछ इस प्रकार के अमीबा के स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ये अमीबा, इसमें एक ऐसा अंग पाया जाता है जिसके द्वारा वो गमन भी करता है, और उसी गमन के साथ साथ इनका अंतःग्रहण भी हो जाता है। इसका नाम है स्यूडोपोडिया। ये क्या है? स्यूडोपोडिया, जिसको हम कूटपाद कहते हैं। तो यानी अमीबा जो होता है, अमीबा कूटपादों द्वारा या स्यूडोपोडिया द्वारा, किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया द्वारा ये भोजन का अंतःग्रहण करता है। सो एग्जाम में आ जा सकता है कि अमीबा किसके द्वारा ग्रहण करता है भोजन को? तो स्यूडोपोडिया कूटपादों के द्वारा करता है। अमीबा क्या है? कोशिकीय जंतु होता है। अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक जंतु का। सो ये चीजें आपने जाना। तो पहला जो जंतु था वो क्या है? वह अमीबा। क्या था? अमीबा। तो अमीबा की बात हो गई। अगला हम बात कर लेते हैं हाइड्रा की। सो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा भी क्या होता है? ये जंतु में आते हैं, यानी कहने का अर्थ है ये जंतु जगत में आते हैं, यानी जगत एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया में आते हैं। सो हाइड्रा जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। इनमें एक अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्शक, या इंग्लिश में इसको टेंटिकल नाम दिया जाता है। सो टेंटिकल के माध्यम से वो टेंटिकल, जैसे बाय हैंड हम लोग पकड़ते हैं भोजन को मुख में डालते हैं, सो उसी प्रकार क्या होता है जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा स्पर्शक या टेंटिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं भोजन को टेंटिकल्स के द्वारा और माउथ तक लेके आते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। सो हाइड्रा में स्पर्शक के द्वारा जो होता है वो भोजन का ग्रहण होता है और भोजन का पाचन भी उसके शरीर में हो जाता है। हाइड्रा के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जो हम बना रहे हैं, इसके क्या है? ये इसके टेंटिकल्स है। इन्हीं को हम बोलते हैं टेंटिकल, ठीक है। यानी इसका क्या नाम है? टेंटिकल नाम है, टेंटिकल। सो टेंटिकल जो होते हैं ये इन्हीं के द्वारा स्पर्शक जिसे बोलते हैं, और इनका ये स्पर्शक जो है, ये स्पर्शक क्या होता है? प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, प्रोटेक्टिव अंग भी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जो होता है इसके सुरक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? सो टेंटिकल पाया जाता है, और टेंटिकल के थ्रू क्या करते हैं? अंतःग्रहण भी करते हैं, ठीक है। इतना आपने जाना। अगला हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। अगला एग्जाम्पल है कीट। सो कीट आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। जितने भी कीट मकोड़े होते हैं ये सब किस में आते हैं? ये सब आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं, आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं वो मुखांगों द्वारा, किसके द्वारा? मुखांगों द्वारा, उनमें मुखांग पाया जाता है, उसके द्वारा क्या करते हैं? ये अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कीट मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, उसमें मुखांग पाया जाता है। सिंपली हम लोग के जैसे वो माउथ एकदम फायदे का नहीं पाया जाता है, जो मो करके खा ले ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो कीटो क्या होता है? कीट एक जो होता है मुखांगों के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। अगला बात कर लेते हैं हम पक्षियों की। तो पक्षियां क्या होती हैं भाई? पक्षियों में चोंच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पक्षियों में चोंच पाया जाता है।
भाई पक्षी है ये पक्षियों में क्या पाया जाता है, विक या चोंच पाए जाते हैं। सो चोंच के माध्यम से क्या करते हैं, चोंच है, मान लीजिए ये पक्षी है और पक्षियों में क्या होता है, ये चोंच पाए जाते हैं। पक्षियों में क्या पाए जाते हैं, चोंच पाए जाते हैं। सो चोंच या विक के माध्यम से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए भोजन है, ये फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल को ये इनका चोंच होता है, सभी लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, चोंच है। इन चोंच के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीजें चली जाती है, जिनका पाचन वगैरह आगे देख लेते हैं। सो अगला बात कर लेते हैं अंतःग्रहण की प्रोसेस में। अगला एग्जांपल्स है जो वो है स्तनधारी। स्तनधारी क्या है भाई, स्तनधारी किसे कहते हैं, यहाँ पर आप लोग एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। ये अंतःग्रहण की प्रोसेस में स्तनधारी क्या है भाई, स्तनधारी बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। और राज की बात मैं बता दूं, इसीलिए कहते हैं भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो बीच में जो अच्छे प्रश्न आने वाले हैं जो इस नोट्स में नहीं है वो कैसे मिलेंगे आप लोगों को, नहीं मिलेंगे ना। तो इसलिए जो भी वीडियो देखिए आप लास्ट तक देखिए, हो सकता है उसमें से एक ऐसा पॉइंट निकल कर आया है, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन निकल गया है जो आपके कंपटीशन में और बोर्ड में क्या हो, सहायक हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट देखना चाहिए। चलिए देखते हैं स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणी क्या करते हैं भाई, स्तनधारी प्राणियों के कान बाहर होते हैं। ये मुख्य पॉइंट भाई, कान कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर। पहचानने का मुख्य तरीका भाई कि क्या स्तनधारियों के जो शरीर के जो कान होते हैं, ईयर होता है, वो शरीर के बाहर होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। इसको पहचानने का कैसे पहचानेंगे कि यह स्तनधारी प्राणी है, तो उनके कान क्या होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर देख लो हम लोग के कान निकले हुए, हाथी का कान बाहर होता है, बिल्ली का बाहर होता है, कुत्ते का बाहर होता है। सो जितने भी, चमगादड़ का भी देख रहे होते हैं, चमगादड़ का भी बाहर होता है। तो ये हो गया स्तनधारी प्राणी, क्लियर। सो स्तनधारी एक पॉइंट ये हो गया कि कान बाहर होते हैं। दूसरे से कैसे पता, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये स्तनधारी क्या होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, दूध पिलाते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट। तो मुख्य पॉइंट आपको दिखा। तो ये सारी चीजें होती हैं और इनमें पाचन तंत्र जो होता है, सभी जो स्तनधारी होते हैं अलग अलग पाचन तंत्र इसमें पाया जाता है। इनकी जो पचाने की क्रिया होती है अलग अलग होती है। सो हमने देखा इस चीजों को, जैसे मानव हो गया, बैफेलो हो गया, तो सभी में जो उनकी लाइफ स्टाइल होते हैं फूड खाने की, वो अलग अलग होते हैं। सो मैंने इसके एग्जाम्पल्स देखे। अब अगला टॉपिक बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक है आपका डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, सो आगे बात कर लेते हैं हम डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या है, पाचन किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। पाचन किन दोनों को पता है, अगर पता है तो हाँ या सुनो, जो भी करना हो कर लीजिए। देखिए कमेंट करते रहिए, वीडियो में कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। सो अगला बात कर लेते हैं हम किसकी, पाचन की। तो पाचन किसे कहते हैं भाई, पाचन क्यों जरूरी है। पाचन इसलिए जरूरी है भाई, जो भोजन हम खाते हैं, क्या अब बताओ, माउथ इतना छोटा है, इसमें क्या हम बड़ा सा पत्थर ला के मुंह में डाल दे तो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारा कोशिका जो होता है ना, बहुत छोटा होता है। सो कोशिका छोटे होने के बाद क्या होता है, जब कोशिका छोटा होगा तो उसमें बड़ा सा फूड पार्टिकल कैसे आएगा, इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएंगे। सो उसके जो जैविक प्रक्रम होते हैं कोशिकाओं का, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए स्मॉल पार्टिकल चाहिए, इसमें शोषण होना है, पाचन होना है, तो उसमें स्मॉल पार्टिकल चाहिए होता है। तो कोशिकाएं कैसे उनका अवशोषित करेंगी, अवशोषण नहीं कर पाएंगी। तो अवशोषित नहीं करेंगी तो कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, उनमें जो बैलेंस होना चाहिए, उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, फैट्स नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। सो कोशिकाएं जो होगी अपना प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। सो कोशिकाएं जब प्रोसेस नहीं कर पाएंगी बच्चों, तो कोशिका का डेथ हो जाएगा। और कोशिका का डेथ होना कितना हानिकारक है ये सभी लोग समझते हैं। वो हर समय नियमित होते रहते हैं और आप भोजन करते हो उन्हीं की सहायता से होता है। तो भोजन का अवशोषण होना जरूरी है, उसके लिए पाचन होना जरूरी है। क्यों पाचन होना जरूरी है, क्योंकि हम बड़े बड़े ठोस या लिक्विड जो भी लेते हैं भोजन में लेने के बाद हम क्या करते हैं, उनका जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है उसको तोड़ते हैं। तो परिभाषा पहले आप देख लीजिए भाई, जटिल कार्बनिक एवं अघुलनशील, जटिल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं और इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। भाई मुझे कन्वर्ट किस में करना है, स्मॉलेस्ट में करना है। किस में करना है, स्मॉलेस्ट में करना है। और स्मॉलेस्ट की बात किस में करना है भाई, सॉल्युबल में करना है। किस में करना है, सॉल्युबल में करना है। दो चीज हमको चाहिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और सॉल्युबल होना चाहिए, तभी कोशिका अवशोषित करेगा, वरना नहीं करेगा। ये कहता है ये हेयर होता है, कहता भैया जब तक आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भोजन को नहीं करेंगे और सॉल्युबल नहीं करेंगे तब तक मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर नहीं लूंगा।
कोशिका का प्रण होता है ये। तो भाई करना पड़ेगा पाचन। तो पाचन में कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो कि सहायक ग्रंथियों से निकल रहे होते हैं, सहायक ग्रंथियों से कुछ ऐसे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलती हैं जो इनके पाचन में क्या होती हैं, सहायता करते हैं। कुछ इसकी जो पाचन तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र भी मदद करते हैं कहीं ना कहीं। वो जो गति होती है, क्रमांकन गति होती है इसमें जो भी होता है, उसकी सहायता से भोजन क्रश होते हैं, पीसते हैं। कहते नहीं है पेट में हमारी मशीन है, मशीन उसको पेरता है भोजन को, भोजन पच जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो पाचन आपने समझा, पाचन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और किसमें सॉल्युबल मटेरियल्स में हम किसी भी भोजन को तोड़ देते हैं। कौन सा भोजन होना चाहिए, जटिल और अघुलनशील। परिभाषा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम तीसरी बात कर लेते हैं, अवशोषण क्या है। अवशोषण क्या भाई, अवशोषण क्या है भाई, पाचन अवशोषण पे याद है, पाचन जब तक नहीं होगा अवशोषण नहीं होगा। कौन कहा था, कोशिका कहा था, सेल्स कहा था, आपका स्मॉलेस्ट यूनिट कही थी आपकी बॉडी की, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज थोड़ा सही कर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ये अवशोषण क्या है अभी। अवशोषण या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। सो पचित भोजन को छोटी आंत की कोशिकाओं द्वारा रक्त की धारा में पहुंचाना। मान लीजिए ये स्मॉलेस्ट पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सो यहाँ से आता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हम बना रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है भाई, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसके जस्ट नीचे ये मान लीजिए लार्ज रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनस होता है, तो इसके बीच में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो कोशिकाएं होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कोशिकाएं होती हैं छोटी आंत की, तो वो क्या करती हैं, वो अवशोषित करती हैं पचे हुए भोजन को। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। तो भोजन का पाचन होने के बाद क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषित कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लगी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी आंतरिक दीवार भीतरी कोशिका जो होती हैं वो अवशोषित करती हैं, अवशोषित करती हैं। अवशोषित करने के बाद उन्हें रक्त की धारा में भेज देती हैं। यानी जो वहाँ से आर्टरीज वगैरह, वेल्स वगैरह होती हैं, तो आर्टरीज में भोजन को क्या करता है, भेज देता है। तो आर्टरीज में जलधारा होती है, सॉरी कौन सा, रक्त धारा होती है। रक्त धाराओं में तो रक्त धारा बहते हुए जाता है कहाँ, वो जानती हैं, पूरे शरीर में जाता है। और जाने के बाद वो किस में हो जाता है, लीवर में चला जाता है। यानी अगर रक्त भोजन जो होता है उस शरीर की रक्त धारा में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज को भेज देते हैं लीवर में। किस रूप में होता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में भोजन, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन क्या होता है, लीवर में संचित होता है। क्लियर बच्चों, क्या देखा आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाचन पूर्ण रूप से हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन की कोशिकाओं के द्वारा इस भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करने के बाद, अवशोषित करने के बाद क्या होता है, वो लीवर में भेज दिया जाता है। और लीवर में क्या होता है, भोजन का संचय किस रूप में होता है, ये भी प्रश्न बनता है कि जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टोरेज ऑफ फूड किस रूप में होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन एक बेहद अणु होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सो बाद में जब भी एनर्जी चाहिए होता है किसी भी सेल्स को, तो ये क्या होता है, उसके बाद वो सेल्स में जाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, वहाँ ग्लूकोज से फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी निकलती हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वेन्स के थ्रू वो चला जाता है लंग्स में, और लंग्स से पुनः चला जाता है कहाँ पे, वो नाक के थ्रू या नोज के थ्रू बाहर चला जाता है। नहीं, इस पर स्थिति कर दिया जाता है। शोषण आपने देख ला, आपने शोषण देखा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्वांगीकरण की। इसकी बात कर लेते हैं स्वांगीकरण, इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है। एसिमिलेशन बहुत जरूरी है, किसी भी भोजन का एसिमिलेशन बहुत जरूरी है। अभी मैंने बताया है एसिमिलेशन के बारे में। सो एसिमिलेशन क्या है, मैंने बता दिया इस चीज को। और एक चीज और जानिए कि मान लीजिए अगर रक्त धारा में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है, तो ग्लूकोज की मात्रा जब रक्त धारा में अधिक हो जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग होता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम आगे इसको बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में तब तक कमेंट करिए, ठीक है बेटा। तो हम देर नहीं करेंगे, बता देते हैं क्या है अभी। तो जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में अधिक हो जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको आप लोग डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज जब हो जाता है तो भाई किसकी कमी हो जाती है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग पता हो तो, मेरे बताने से पहले।
तो देर करते हुए तो क्या होता है, वो हार्मोन्स, कोई एंजाइम क्या होते हैं, कमेंट करिए जल्दी करिए, फिर हम बताते हैं इस चीज को, जब तक हम रुके हुए हैं। भाई इंसुलिन होता है, क्या होता है, इंसुलिन होता है। अगर डायबिटीज हो गया है तो कौन सा रोग, कौन सा हार्मोन्स या एंजाइम कम हो जाता है, तो इंसुलिन एंजाइम कम हो जाता है। किसमें, डायबिटीज रोग में। अब इंसुलिन एंजाइम बनता कहाँ भैया, ये भी कमेंट करिए। तो पैंक्रियाज में बनता है। कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में बनता है। पैंक्रियाज में किसका निर्माण होता है भाई, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का। पैंक्रियाज की कुछ कोशिकाओं से, तो बीटा कोशिकाओं से। तो पैंक्रियाज या अग्नाशय में उपस्थित बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन्स का, इंसुलिन एंजाइम का निर्माण होता है। और इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है भाई, पाचन में मदद करता है, ग्लाइकोजन को स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में तोड़ने में मदद करता है। क्लियर। तो स्वांगीकरण क्या है, सरल अणुओं को पुनः संयोजन से शरीर के लिए आवश्यक जटिल पदार्थ का संश्लेषण करना। अर्थात ग्लूकोज था, ग्लूकोज पचा, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ग्लूकोज पचा ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, पुनः इसे ग्लाइकोजन में बदल दिया गया और लीवर में संचित कर दिया गया। तो ये हो गया भैया क्या, जटिल अणु, अवशोषित हो गया। कहां पर संचय हो गया इसका, लीवर में। तो इसलिए इसका क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो टूटा था, पुनः अगर ज्यादा हो रहा तो पुनः वो संचय हो जाता है उनका। फिर जब जरूरत होती है तो उसको हम लेकर के, कभी कभी ऐसा होता है ना, व्रत में लोग 10-10 घंटा तक रह लेते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, यही होता है। तो अगला हम बात कर लेते हैं, स्वांगीकरण हो गया। लास्ट जो आपका टॉपिक है बहिक्षेपण, उसके बाद ये वीडियो को खत्म करेंगे। तो देख लेते हैं बहिक्षेपण, बहुत इंपॉर्टेंट लेने वाला है भाई। जो भोजन, अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, गन्ना का रस जो होता है वो निकालते हैं। तो गन्ना को आप गन्ना को आप क्या करते हैं, मशीन में डाल देते हैं, जमीन में नहीं डालते हैं। जमीन में तो उसका जर्मिनेशन करवाते हैं हम डाल करके, एक कलम विधि होती है, उसको आगे हम पढ़ेंगे बारे में। तो क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, गन्ना को जब मशीन में डालते हैं तो फिर आता है, उसके बाद वो खुज्जा टाइप का कुछ बच जाता है, तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं उसका, या फेंक देते हैं उसको, बाद में झुलवा करके सुखा करके उसको तापते हैं ठंडी वगैरह में। ठीक है बच्चों। तो बहिक्षेपण का मतलब होता है कि उचित भोजन, जो अपचित भोजन, उचित भोजन को हम लोग अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो अपचित भोजन होता है, जो नहीं पच पाते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे बड़ी आंत के अंदर होते हैं, सो उनका क्या कर दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। सो इसी क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। तो आज का टॉपिक खत्म होता है, फिर आगे मिलते हैं। तब तक लिए पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा आप लोग। और देखिए वीडियो को देखने के बाद कमेंट